हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहिल ठाकुर। आप सबका स्वागत है मेरी क्लास गुरुकुल क्लासेस सागर में। हम पहले देख चुके थे कि भूगोल होता क्या है और भूगोल शब्द का मतलब क्या है। ये सब हमने पहले एक लेक्चर में देख चुके हैं और हमने बोला था कि अगले लेक्चर से हम ब्रह्मांड की क्लास लेंगे, जो आज हम ब्रह्मांड ही पढ़ने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो हम उस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर पाए थे, जो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीएससी प्री वगैरह या कोई भी ऑब्जेक्टिव जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा हम उन क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट उठा के पूछे जाते हैं। उसके बाद हम ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। अब भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, क्वेश्चन 3-4 प्रकार से पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, कि जैसे भूगोल के जनक किन्हें कहा जाता है, या भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, ऐतिहासिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, या डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, या भूगोल का व्यवस्थित ढंग से स्थापित किसने किया था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब देख लेते हैं और भी कई टाइप के क्वेश्चन हैं, वो आज थोड़े डिस्कस कर लेंगे, कम से कम 1 मिनट में डिस्कस हो जाएंगे। तो हम जब क्वेश्चन सीधा है कि भूगोल के पिता, या इसकी जगह पे सीधा जनक लिखा हुआ है कि भूगोल के पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या लिखना है, हेकेटियस। क्योंकि हेकेटियस ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल के बारे में पहले थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया था और भूगोल के सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि भूगोल ऐसा होता है, या भूगोल के बारे में स्टडी करना शुरू किया था, वो थे हेकेटियस। इसलिए भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, हेकेटियस को। जबकि आपको पता होगा कि इतिहास के जनक कौन है। आपने पढ़ा हो कहीं, तो इतिहास जब स्टडी की हो आपने, तो इतिहास के जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास के पिता कौन है, तो इतिहास के पिता कौन कहलाते हैं, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आपको ये थोड़े नाम अजीब से लग रहे होंगे, तो ये ऐसे हैं कि जो सबसे पहले स्टडी वगैरह या जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी ज़्यादातर कहाँ पे, यूनान में होती थी। तो यूनान के जो भी नाम हैं, या यूरोप में, अमेरिकन में, तो इनके नाम थोड़े अजीब से रहते हैं। जब तक हम इनको बोले ना तो हमारे क्या अच्छे से हमें याद नहीं होते। अगर हम किताबी भाषा सिर्फ किताब में ही पढ़ते रहे तो हमें कभी नाम याद नहीं होते। लेकिन जब हम अच्छे से इनकी तैयारी अच्छे बोल के करेंगे, हेरोडोटस बोलेंगे, एराटोस्थेनीज बोलेंगे, या कोई भी अच्छा नया नाम लेंगे, तो उसमें क्या ऐसा थोड़ी हमें पता चल जाता है कि हाँ हम ये नाम पहले बोल चुके हैं, और आपको याद भी आ जाता है। इसलिए आप इन नामों को थोड़े गड़बड़ से रहते हैं, नामों को एक बार बोल के देखिएगा। तो पहले आप 1-2 बार खुद से अपने मन से बोल लेना कि हेकेटियस, 1-2 बार बोल के देख लेना नाम है। और हेरोडोटस, ये नाम ऐसे हैं जो थोड़े अजीब हैं, तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इन नामों को आपको याद करना पड़ेगा। तो इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। अब जब क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐतिहासिक भूगोल के पिता, ऐतिहासिक भूगोल के पिता, तो इतिहास के पिता किसे कहा जा रहा है, हेरोडोटस को। तो ऐतिहासिक भूगोल के पिता कौन है, हेरोडोटस ही हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप अलग अलग से याद रखेंगे कि ऐतिहासिक भूगोल के पिता कौन है और इतिहास के पिता कौन है, तो आपको सेम ही नाम मिलेगा। तो थोड़ी आप क्या लिंक करके देख लीजिएगा थोड़ा, तो आपको अच्छे से याद रहेगा ये। तो चलिए, एक क्वेश्चन आपका ये और एक ये अब अलग से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और, कि आधुनिक भूगोल के पिता कौन है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यवस्थित भूगोल के पिता। आपको पता होगा कि भूगोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी। तो जो ज्योग्राफी शब्द है वो सबसे पहले किसने लिया था, तो वो शब्द सबसे पहले किसने लिया था, एराटोस्थेनीज ने। एराटोस्थेनीज, आप एक बार बोल के देखिएगा, थोड़ा कठिन सा नाम है, आप बोलेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो एराटोस्थेनीज थे, जो एराटोस्थेनीज महोदय ने सबसे पहले ज्योग्राफी का नाम लिया भूगोल के लिए। तो सबसे पहले ज्योग्राफी नाम किसने दिया, एराटोस्थेनीज ने, क्योंकि ये यूनान के थे। तो ये थोड़ा यूनान में क्या, जो इंग्लिश में लैटिन भाषा या जो थोड़ी अमेरिकन भाषा इंग्लिश है, जो इससे थोड़ा अलग नाम रहता है यूनान में। तो ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले यूज किया गया था ज्योग्राफी का। तो इसमें जियो का मतलब मैंने बताया था आपको,
कि ज्यो मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिका का मतलब होता है वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन जो शब्द सबसे पहले दिया था वो एराटोस्थनीज ने दिया था। और एराटोस्थनीज एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल के लिए एक अलग विषय बना दिया था। भूगोल पहले दूसरे विषयों में सम्मिलित था, दूसरे विषयों के साथ पढ़ा जाता था, लेकिन जो एराटोस्थनीज महोदय थे इन्होंने क्या कहा कि भूगोल हमें एक अलग से विषय बनाना चाहिए, और इनने एक शास्त्र के रूप में भूगोल की स्थापना की। तो क्या अगर इनने एक यानी व्यवस्थित रूप से एक विषय बनाया अलग से, तो इसका मतलब है कि इनने एक व्यवस्थित भूगोल बना दिया, वो अलग से बना दिया, यानी व्यवस्थित बना दिया, पूरा विषय ही अलग बना दिया। तो व्यवस्थित भूगोल के जनक किसे कहा जाएगा? जिन्होंने विषय के रूप में इसे स्थापित किया। तो एराटोस्थनीज ने इसे विषय के रूप में स्थापित किया था, एराटोस्थनीज। और आधुनिक भूगोल के जनक, जो आधुनिक जो खोजें वगैरह और जो भूगोल के बारे में प्रसार वगैरह किया है, वो कौन थे? अलेक्जेंडर वॉन। तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, अलेक्जेंडर वॉन। तो भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? हेकेटियस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, हेकेटियस। 2-3 बार नाम बोल के देखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। और ऐतिहासिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। तो ऐतिहासिक भूगोल यानी जो प्राचीन भूगोल है उसके जनक भी किसे कहा जाता है? हेरोडोटस के लिए। और आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन। और व्यवस्थित भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? एराटोस्थनीज। अगर आपको क्वेश्चन आए कि भूगोल को अलग से एक विषय किसने बनाया, तो किसने बनाया उसको भी, तो ये 5वां क्वेश्चन भी सेम ही रहेगा। भूगोल को अलग से विषय बनाया किसने? एराटोस्थनीज ने। चलिए इतने क्वेश्चन आपके लिए बहुत हैं। और चलिए कोई आगे याद आएगा तो बताएंगे आपके लिए। तो हम बात करने वाले थे ब्रह्मांड पे। तो थोड़ी सब्जेक्ट से अलग होकर बात कर लेते हैं। ब्रह्मांड क्या है? यूनिवर्स क्या है? तो बड़ा ही रोचक और मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि आप देखते होंगे कभी आसमान की तरफ सर करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारा ब्रह्मांड यानी जो खालीपन दिख रहा है हमारे ऊपर, जो नीला नीला दिखता है, वैसे तो आपको ये नीला क्यों दिखता है ये सब बाद में बताएंगे, लेकिन जो नीला नीला ऊपर जो हमारे ऊपर दिख रहा है आसमान, तो ये कहाँ तक फैला है, कहाँ तक गया है? पृथ्वी जैसे और सूर्य जैसे कितने हैं, और हम अभी तक कहाँ तक पहुँच चुके हैं, कहाँ तक खोजें हो चुकी हैं। आपको मुझे तो ये बहुत यानी रोचक लगता है, और मैं कभी तो ऐसे सोचता रहता हूँ कि हमारा ब्रह्मांड कहाँ तक फैला होगा, कितना खाली होगा, हमारे जैसे लोग हमारे रहते होंगे, पृथ्वी होगी और कहीं जीवन होगा, और हम जैसे कोई व्यक्ति होंगे या हम जैसी कोई सभ्यता होगी, और हमारे जैसी पृथ्वी है और सन है जो, तो कहाँ ऐसी यानी जीवन होगा। तो बहुत ही सोचता रहता हूँ, और आप भी सोचिएगा, क्योंकि ये बहुत सोचने वाली बात है। अगर आप जितना सोचोगे उतना अच्छे से याद रहेगा आपके लिए। तो आप सोचिए कि ब्रह्मांड यानी आपको पता है कि पृथ्वी जैसे तो बहुत सारे ग्रह होंगे, लेकिन ये जो खालीपन है यानी जो जहाँ पे ग्रह वगैरह घूम रहे हैं, तो ये खाली जगह कहाँ तक घूमी होगी? कहीं कोई इसका छोर होगा कि नहीं होगा? मतलब मेरा मतलब ये है कि जो हमारा वायुमंडल दिख रहा है, जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ग्रह हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, कई आकाशगंगाएँ हैं, और गैलेक्सी बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, कई गैलेक्सीज हैं ऐसी, और बहुत आगे तक फैला है। और यानी एक खाली जगह है, जो जैसे हम सोच लेंगे कि यहाँ तक चलो ठीक है ग्रह वगैरह हैं, तो इस ग्रह की इस साइड जो खाली है वो जगह कहाँ तक है? उसका कोई छोर है कि नहीं है? कि ऐसा ही खाली जाते यानी आगे बढ़ते जाएंगे तो चलेते ही जाएंगे? तो ऐसा यानी आप सोचिए थोड़ा कि कितना लंबा फैला होगा ये यानी खाली जगह है। और चलिए एक प्रकार से हम पहले देख लेते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। खाली जगह भी है, और जहाँ पे हमारे ग्रह वगैरह हैं, बिग बैंग की थ्योरी जो हुई थी वो भी है। तो हमारे ब्रह्मांड को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक तो होता है दृश्य, एक होता है अदृश्य। एक दृश्य ब्रह्मांड होता है, एक अदृश्य ब्रह्मांड होता है। आपको पता होगा कि बिग बैंग यानी जो हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है, वो सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग का। महाविस्फोट हुआ था। सबसे पहले क्या था, ये जितनी भी चीज़ें आप जो देख रहे हैं, ग्रह वगैरह देख रहे हैं, सन देख रहे हैं, जितनी भी आकाशगंगाएँ या गैलेक्सी हैं, वो सबसे खुल के कितनी एक छोटे से आकार में नहीं थी,
जिसका घनत्व और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। यानी आप सोचिए थोड़ा, ये सन वगैरह, पृथ्वी, सब कुछ छोटे से आकार में, इतने से आकार में थी, एक परमाणु के आकार में। उसका घनत्व बहुत ज़्यादा हाई था, अति, यानी सीमित नहीं था, असीमित था, बहुत ज़्यादा असीमित था। और टेम्परेचर तो आप सोच ही नहीं सकते, एक के पीछे 32 जीरो लगा दो आप, तो उतना टेम्परेचर था उस टाइम पे एक छोटे से गोले का। जब वो यानी विस्फोट हुआ, तो जहाँ जहाँ विस्फोट होने के बाद जहाँ उसके ग्रह वगैरह या प्लाज्मा जहाँ तक पहुँचा उसका पदार्थ फूट के, जैसे कि एक छोटा सा एक बिंदु है जिसमें पूरा यानी जितने भी ब्रह्मांड में ग्रह वगैरह बने हैं वो सब इतने छोटे से बिंदु में बने थे। इतने से सोचिए आप थोड़े, यानी पूरा कितना आप उसको प्रेशर करके इतने, यानी कोई भी एक टेबल है, मोबाइल है, उसको भी आप प्रेशर करके इतना सा नहीं बना सकते। उस टाइम पे कितना ज़्यादा प्रेशर लगा होगा उस पर, और टेम्परेचर कितना होगा, और घनत्व कितना ज़्यादा। घनत्व तो सोचिए आप, डेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी उसकी। अगर यानी एक छोटे से बिंदु में पूरी दुनिया को हम कवर कर रहे हैं, जितनी भी ग्रह वगैरह हैं, जितने भी तारे हैं, सब कुछ एक छोटे से बिंदु में। तो वो सब क्या थे, एक छोटा सा बिंदु था, इसमें क्या हुआ, एक विस्फोट यानी बिग बैंग हुआ, यानी महाविस्फोट हुआ। बिग बैंग होने के बाद ये क्या हुआ, मटेरियल पूरी चारों तरफ फैल गया। इससे क्या बने, बहुत सारी ग्रह वगैरह बने। ग्रह आप सोच रहे हैं कितने बड़े बड़े ग्रह हैं, एक छोटे बिंदु बराबर नहीं है, अब बहुत ज़्यादा। तो इसका क्या, घनत्व कम हो गया और टेम्परेचर कम हो गया। तो जहाँ जहाँ तक ग्रह और तारे वगैरह हैं वो ब्रह्मांड जितना है, जितना जहाँ ये बिग बैंग का मटेरियल पहुँचा, वो जो ब्रह्मांड है उसको हम बोलते हैं दृश्य, दृश्य ब्रह्मांड। और जो इसके बाद जो खाली जगह है, जो हम सोच रहे हैं कि क्या होगा इसके आगे, कोई छोर होगा इसका कि नहीं, अभी जो बताया था आपको, तो ऐसा जो ब्रह्मांड है जिसमें बिग बैंग के जो मटेरियल पहुंचा नहीं है, जहाँ पे मटेरियल ये पहुंचा ही नहीं है, जहाँ ग्रह या तारे वगैरह नहीं है, वो कौन सा ब्रह्मांड कहलाता है, अदृश्य ब्रह्मांड। और इसकी खोज वगैरह भी कुछ हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में कि कहाँ तक फैला है, ना इसकी ज़्यादा खोजें हुई हैं। तो अभी खोजें बहुत बाकी हैं, इसलिए बोलता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा खोजें पता करनी है हम लोगों के लिए। अभी हमारे लिए जो दृश्य ब्रह्मांड है इसके बारे में भी ज़्यादा पता नहीं है कि हम जैसी सभ्यता कोई है कि नहीं है। हमारे पास जो दूरबीन या टेलीस्कोप वगैरह हैं वो भी इतने अपग्रेडेड नहीं है कि डायरेक्ट एक ग्रह के अंदर जाके उसमें देख लें कि, क्योंकि कोई भी ग्रह जहाँ जीवन रहता है वहाँ पर वायुमंडल बहुत घना रहता है। और अगर हमें कहीं दूरबीन से हम देखेंगे भी तो वायुमंडल क्या हमें उस ग्रह की वो सिर्फ वो बाहरी परत दिखाता है, अंदर वाली परत नहीं देख पाते, क्योंकि जो वायुमंडल रहता है उसको भेद के दूरबीन की रेस वगैरह वो अंदर नहीं आ पाती। तो हम देख नहीं सकते कि ग्रह पर क्या है, तो हमें सिर्फ